अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना इरशाद। वेलकम टू ARY टीम्स। सो लेट्स स्टार्ट। जनरल ज़िया के दौर में सऊदी अरब में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इस्लामी दुनिया को हिला कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि नवंबर 1979 में 500 करीब मुसल्ह अफराद ने खाना काबा पर कब्ज़ा कर लिया। सऊदी फौजी दस्तों ने खाना काबा को बाजियाब कराने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। इस कोशिश में सऊदी फ़ौज का भारी जानी नुकसान भी हुआ। मजबूरन सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान और फ्रांस से मदद की दरख्वास्त की। पाकिस्तान से SSG कमांडोज को खाना काबा की हिफाजत के लिए भेज दिया गया। 2 हफ्ते की मुसलसल जिद्दोजहद के बाद खाना काबा को हमला आवरों से आज़ाद करवा लिया गया। हमला आवरों के सरबराह जहमान को 60 साथियों समेत जिंदा पकड़ा गया। पाक फौज की इस कामयाब कार्रवाई के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान में दफाई ताउन बहुत बढ़ गया। दूसरी तरफ मुस्लिम दुनिया में ज़ियाउल हक को एक हीरो की तरह देखा जाने लगा। आज भी इस्लामी दुनिया में पाक फौज को मुकामात मुकद्दसा की हिफाजत करने वाली फौज के तौर पर देखा जाता है। जहां ये वाक़या ज़ियाउल हक को हीरो बनाता है तो वहीं सियाचिन पर भारतीय कब्जे ने इनकी साख को बहुत नुकसान भी पहुंचाया है। बल्कि जब भारत ने सियाचिन पर कब्जा कर लिया तो जनरल ज़िया का ये बयान सामने आया कि सियाचिन पर तो घास भी नहीं उगती। जनरल ज़िया सियाचिन को तो भारत से वापस ना ले सके, अलबत्ता उन्होंने बाद में भारत को एटमी जंग की धमकी देकर दोनों मुल्कों को एक बड़ी जंग से जरूर बचा लिया। हुआ कुछ यूं कि 1987 में भारत ने ब्रासटेक के नाम से राजस्थान में जंगी मशकें शुरू की। जनरल ज़िया को खुफिया इत्तला मिली कि भारत इन मशकों की आड़ में पाकिस्तान पर हमला आवर होने वाला है। ज़ियाउल हक पाक भारत टेस्ट मैच देखने के बहाने बिन बुलाए भारत पहुंचे और वजीर आज़म राजीव गांधी से मिले। इस मुलाकात में उन्होंने भारतीय वजीर आज़म को वार्निंग दी कि अगर भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान जवाब में जौहरी हथियार इस्तेमाल करेगा। ये धमकी काम कर गई और राजीव गांधी ने पाकिस्तानी सरहदों से फौज पीछे हटा ली। जनरल ज़िया को आइन से चिढ़ थी। वो कहा करते थे कि 12 सफ़ात का किताबचा है जिसे किसी भी वक्त फाड़ कर फेंका जा सकता है। इसीलिए वो आए दिन अपनी मन मर्जी की तरमीम करते रहे ताकि इक़्तिदार पर इनकी गिरफ्त देर तक कायम रहे। इनके दौर में गली मोहल्लों में नमाज पढ़ने के लिए सलात कमेटियां कायम की गईं। बैंक अकाउंट से भी ज़कात काटी जाने लगी। अदालतों में काजी मुकर्रर किए गए और शरई सजाएं नाफिज हुईं। इस्लामी नज़रियाती कौंसल, शरीयत कोर्ट और हिलाल कमेटी का क़याम भी ज़ियाउल हक ही के कारनामे हैं। इन्हीं के दौर में तौहीन मजहब पर मौत की सज़ा मुकर्रर हुई। जनरल ज़िया ने आर्टिकल 62-63 को भी आइन का हिस्सा बनाया जिसके तहत हर रुकन असम्बली का सादिक और अमीन होना लाजमी करार पाया। इसी शक के तहत बाद में एक वजीर आज़म और एक वजीर खारजा ताहयात नाअहल हुए। जनरल ज़िया ने आइन में 8वीं तरमीम करके 58(2)B को शामिल किया। इस शक के तहत सदर को असम्बलियाँ तोड़ने का इख्तियार मिल गया। दिसंबर 1984 में जनरल ज़िया ने मुल्क भर में रेफरेंडम कराया। इस रेफरेंडम में लोगों से सवाल किया गया कि अगर वो मुल्क में इस्लामी निज़ाम चाहते हैं तो फिर ज़ियाउल हक अगले 5 साल सदर रहेंगे। और जैसा कि तवक्को थी, ज़िया ये रेफरेंडम 97.7% की भारी अक्सरियत से जीत गए। किसी सितम ज़रीफ ने ये फिक्रा कसा कि जनरल ज़िया इस्लाम के नाम पर खुद को नाफिज करते रहे हैं। मुख्तसर ये कि ज़ियाउल हक ने आइन के तहत सारे इख्तियारात अपने कब्जे में करने के बाद 1985 में इलेक्शन करवा दिए। ये इलेक्शन गैर जमाती बुनियादों पर कराए गए थे जिससे मुल्क में बरादरी आज़म को फ़रोग़ मिला। इलेक्शन के बाद जनरल ज़िया ने असम्बली में वोटिंग कराने की बजाय अपनी मर्जी से मोहम्मद खान जुनेजो को वज़ीर आज़म बना दिया। ज़्यादातर अरकान असम्बली जुनेजो को जानते तक नहीं थे और एक दूसरे से पूछते थे कि ये मोहम्मद खान जुनेजो कौन है। जनरल ज़िया का ख्याल था कि जुनेजो इनके दस्ते नगर रहेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। जुनेजो बहरहाल सियासतदान थे और खुद को अवाम के सामने जवाबदेह समझते थे। आखिरी दिनों में वो कई मामलात में जनरल ज़िया से मशवरे भी नहीं करते थे। अफगानिस्तान से रूसी फौज के इनखला के जिनेवा कन्वेंशन के मुआहदे पर उन्होंने ज़िया से मशवरे के बगैर ही दस्तखत कर दिए। ऐसा करने पर जुनेजो को भी वही सज़ा मिली जो गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद से लेकर सिकंदर मिर्ज़ा के दौर तक वज़ीर आज़म को मिलती रही थी। जुनेजो के इक़दाम जब जनरल ज़िया के बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उन्होंने अपनी ही आइनी तरमीम के तहत पहली बार 58(2)B का इख्तियार इस्तेमाल करके जुनेजो हुकूमत बरतरफ कर दी।
جنرل ضیاء نواز شریف کی سرپرستی کر رہے تھے، جو اس وقت پنجاب حکومت میں وزیر اعلیٰ تھے۔ جب جنیجو کی حکومت برطرف کی گئی تو نواز شریف کو برطرف نہیں کیا گیا، بلکہ انہیں نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر برقرار رکھا گیا۔ ضیاء دور میں ملک کے معاشی حالات بہتر ہوئے، امریکی امداد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روس کے مقابلے میں پاکستان فرنٹ لائن اسٹیٹ بن چکا تھا۔ کئی سال سے لگی معاشی پابندیاں امریکہ نے ہٹا لی تھیں۔ امریکی امداد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت روس مخالف یورپی ممالک بھی پاکستان کے قریب آ گئے تھے۔ بڑی تعداد میں پاکستانی بیرون ملک روزگار کمانے کے لیے گئے، جس کی وجہ سے عام لوگوں کے معاشی حالات بہتر ہوئے۔ تاہم ان کے مخالفین اس ترقی کو مصنوعی ترقی اور امریکی امداد کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت کے سیاسی حالات کی مختصر کہانی تو آپ نے دیکھی، لیکن ضیاء دور کی اصل کہانی تو اور ہی کچھ ہے۔ وہ کون سا واقعہ تھا جس نے جنرل ضیاء اور امریکہ کو افغان جنگ میں کودنے پر مجبور کر دیا؟ وہ 43 منٹ کا کمانڈو آپریشن کون سا تھا جس نے 12 لاکھ افغانیوں کی جان لے لی اور ایک سپر پاور کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا؟ اور جنرل ضیاء نے روس کا گرم پانیوں تک پہنچنے کا خواب کیسے چکنا-چور کیا؟ یہ سب دیکھیے اگلی قسط میں۔ اس کے لیے ARY ٹینس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تمام اپڈیٹس آپ کو فوری طور پر مل سکیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہماری بہتری کے لیے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔